नमस्कार बच्चों। आज मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आपके सामने आपका एक नया टॉपिक भौतिक भूगोल पे यानी कि फिज़िकल ज्योग्राफी में आगे कंटिन्यू करते हुए लेके आई हूँ। और हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भूगर्भिक हलचलें। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस यानी कि भूगर्भिक गर्भिक गतिविधियाँ। भूगर्भिक गतिविधियाँ बच्चों, फिज़िकल ज्योग्राफी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी सतत चलता ही रहता है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अपने आप में भी कई हलचलें होती रहती है। कहीं पर भी कुछ भी रुकाव नहीं है। और ये हलचल जो है वो कहीं ना कहीं पर कुछ तोड़ती हैं तो कहीं कुछ बनाती भी हैं, तो निर्माणकारी भी हैं और उनको तोड़ने वाली भी होती है, जो कि उनको समाप्त करने वाली भी रहती है। कहीं पर पर्वत बन रहे हैं तो कहीं पर दर्श बन रहे हैं, यानी कि डेप्थ्स बन रहे हैं, वैलीज बन रही है, गड्ढे बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भूगर्भिक हलचलें। इसके लिए बेटा मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो हलचलें हैं ये बहुत पहले, आज के 200 बिलियन वर्ष पूर्व की बात बता रही हूँ मैं आपको। 200 बिलियन वर्ष पूर्व वेगनर का एक सिद्धांत आपने अभी अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि पूरी पृथ्वी, उन्होंने बताया था, वेगनर साहब ने, जो कि एक जियोफिजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो कि पूरा एक हार्ड मास से बनी हुई है, उसको, उस हार्ड मास में क्या था, उसको हम बोलते थे पेंथालसा। ये इस तरह से पेंजिया, सॉरी, इसको हम बोलते थे पेंजिया, है ना। और ये जो पेंजिया है ये किस पे, एक तरह के तरल पदार्थ पर तैर रहा था। ये ठोस पदार्थ है, ये जो ठोस भाग है ये इस तरल भाग पर तैर रहा था। ये है जिसको हम बोलते थे पेंथालसा। ठीक है, पेंजिया एंड पेंथालसा। पेंथालसा हमारा लिक्विड है, तो ये ठोस भाग किस पे तैर रहा था, इस तरल पदार्थ पर तैर रहा था, जो कि हमारे वेगनर साहब ने अपने सिद्धांत में, वेगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी आगे भी आप पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी आपको। तो उस थ्योरी को जब हम दिमाग में लाते हैं तो इन हलचलों के बारे में भी काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है। ठीक है, हमारी जो भूगर्भिक गतिविधियां हैं उनके बारे में भी हम कई चीज़ें आंतरिक संरचना से और इस थ्योरी से भी समझ में आती है। तो ये जो है मूवमेंट क्या हुआ कि ये ठोस पदार्थ धीरे धीरे 200 बिलियन वर्ष के अंदर क्या होने लगा, थोड़ा सा टूटने लगा। तो ये जो इस तरह का जो भाग था, इस टूटे हुए भाग के अंदर कुछ दरारें पड़ गई और उन दरारों की वजह से क्या हुआ कि ये जो भाग था ये अलग हो गया और ये भाग नीचे हो गया, यानी कि ये भाग थोड़ा सा ऊपर की ओर और ये भाग नीचे की ओर आने लगा। इस पेंजिया के, कहना चाहिए, 2 टुकड़े शॉर्ट हो गए और उसमें इसको हमने बाद में आगे चल के 135 बिलियन वर्ष की स्टडीज़ में जो बताया जा रहा है उसमें ये कहा जाने लगा कि इसको लॉरेंशियल शील्ड बोलने लगे। लॉरेंशियल शील्ड, ठीक है, लॉरेंशियल शील्ड। और ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मतलब इस पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, ऊपर की शीट हुई थी हमारी लॉरेंशियल और नीचे वाली हुई हमारी गोंडवाना शील्ड। आप देखो, ऊपर के भाग में कई कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये आते हैं, और यूरेशिया, इसका भाग इसमें आते हैं। और पेंथालसा वाले भाग में जो आते हैं अपना साउथ अमेरिका,
और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का साउथ वाला भाग जो है वो सब इस गोंडवाना लैंड में आता है। आप कहोगे मैडम आपको कैसे पता कि इंडिया का गोंडवाना लैंड और ये सब? हमारी स्टडीज़ जो वेगनर साहब ने बताई थी, वह एल्फ्रेड वेगनर इनका नाम था, पूरा नाम एल्फ्रेड वेगनर, जो कि जियोफिजिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था कि इसका जो कुछ भाग, इसलिए इस अध्ययन, उनकी जो थ्योरी थी उससे वो पता चलता था कि कुछ भाग जो नीचे आए थे और जो भाग बाद में इधर वाले थे जो टूट धीरे धीरे, ये जो भाग है लॉरेंशियल शील्ड और पेंथालसा, इनमें भी कुछ कुछ ये जो बीच की स्थिति थी ये इसमें, इसको क्या नाम दिया गया? तीथस सागर, तीथस सी। ठीक है, ये डिप्रेशन जो था ना, क्योंकि ये भाग ऊपर खिसक गया, ये नीचे गिरे, और तो डिप्रेशन ये वाला भाग जो है वो गर्त बन गया, और इस गर्त के अंदर मिट्टी और पानी का जमा, ये तरल पदार्थ चला गया। इसको तीथस सागर के नाम से जाना जाने लगा। समझ आ गया आपको? अब क्या हुआ कि ये जो लॉरेंशियल शील्ड और ये है, इनमें भी फिर धीरे धीरे कुछ अध्ययनों के आधार पर हम बताते हैं कि ये जो थी, इनमें भी कुछ कुछ भाग जो है इस तरह से बिखरने लगे, टूटने लग गए। ये है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के भाग इस तरह से थोड़े थोड़े, एक इधर आया, एक इधर बन रहा था, एक इधर बन रहा था, एक इधर, ये तो इनको जब आप, ये भाग ऐसे टूटने लग गए, जो कि हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बताती है कि इनमें भी दरारें आई और ये आपस में एक जगह से दूसरी ओर स्खलित होने लगे, खिसकने लगे। तो ये कॉन्टिनेंट्स बनने लगे और अलग अलग खिसक गए। अब इसका प्रूफ ये है कि जो आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं जानवर, फ्लेमिंगो पक्षी है, घास है ना, वो घास, यहाँ की घास काफ़ी एक सी है। ये कैसे पता चलता है कि वेगनर के सिद्धांत ने एक जिग्सॉफिट अरेंजमेंट के बारे में भी बताया था। यानी कि ये देखो आप मेरे हाथ में, जिग्सॉफिट मतलब इस तरह से कोई चीज़ को अगर अपन, ये है ना, जिसको इधर से भी जोड़ दो, इधर से जोड़ो, तो वो फिट होकर के बन जाएगी। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, धीरे धीरे आप आज भी अगर अपने मैप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ अमेरिका और ये इस तरह से जो नॉर्थ अमेरिका का भाग है वो आप देखो, सॉरी, ये साउथ अमेरिका का भाग और अफ्रीका का ये जो भाग है और यूरेशिया का ये भाग है, ये इधर फिट हो जाता है और ये भाग इधर फिट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है आप देखो नीचे, इंडिया के इधर आकर के आराम से फिट होता है। ऑस्ट्रेलिया इधर देखो आप, ये इंडिया के भाग में इस तरह से, तो ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे यहाँ आकर के आराम से यूँ फिट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर खिसक गया, ये इंडिया इधर जो अफ्रीका का और ये वाला भाग था ये इधर आ गया, और इस तरह से ये जिग्सॉ फिट अरेंजमेंट था। और इसके बारे में हम, इससे पता चलता है कि जो फ्लेमिंगो पक्षी और घास यहाँ देखने को दिखती है, वही की वही आप इस तरफ भी देखेंगे। आगे समझे? दैट मीन्स इस पैंजिया पे मूवमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ फोर्स थ्योरी शुरू हुई है, कुछ ना कुछ गतिविधियाँ हुई है। आगे आपको समझे? अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पर कि क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, यानी कि भूगर्भिक हलचलें। ये बात तो मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक और जो हमारी हलचलें हैं उनके प्रभाव से स्थल भाग किस तरह से पैंजिया मूव कर रहा था, तो कहीं ना कुछ निर्माणकारी हलचलें भी हुई हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये प्रोसेसेस, भूगर्भिक गतिविधियाँ हैं, इनमें हम बोलते हैं कि प्रोसेसेस ज़्यादातर ये किससे इफ़ेक्ट होती है, ये गतिविधियाँ या तो जियोलॉजी से या पर्यावरण से या वहाँ का जो क्लाइमेट है उससे, वहाँ की वनस्पति से, इन सब से इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी आज के लेसन में। एक इंग्लिश में और हिंदी में भी कई दफ़े बच्चे इसको बोलते समय बताते हैं कि जो ये प्रोसेसेस है, इसके आगे अगर अपन लगाते हैं ये प्रोसेसेस,
इसमें हम बोलते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब इसमें हम कंफ्यूज होने वाली बात भी आती है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड अर्थ मूवमेंट, दो बातें आ जाती है। क्या? ये बहुत जनरल चीज़ है बच्चों, पर समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक तो होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ और एक होता है अर्थ मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ यहाँ हम लेते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का घूमना, हलचल, पृथ्वी का घूमना, और यहाँ पर आएगा अर्थ मूवमेंट। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों कि ये इसमें तो पृथ्वी की हलचलें और ये है पृथ्वी का घूमना। ये जो मूवमेंट है वो क्या है, कौन सा? पृथ्वी का। और यहाँ पर है हलचलें। तो अब आप हिंदी में मैंने जैसे ही बोला आपको भी समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि इसके अंदर हमारा प्रोमिनेंट फैक्टर क्या है, अर्थ, यानी कि पृथ्वी घूम रही है। आपको सबको पता ही है कि पृथ्वी का मूवमेंट क्या है, फ्रॉम वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से पृथ्वी मूव कर रही है अपनी, है ना। तो वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो आपने देखा सूरज के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी इस तरह से अपने एक्सिस पे। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन ये इसकी घूमना की प्रक्रिया में आएंगे। कौन से? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, और दूसरी तरफ अर्थ मूवमेंट, और इसमें हमारा प्रायोरिटी किसको दी गई हमने? अर्थ को। अब इसके अंदर जो है अर्थ के अंदर क्या, पृथ्वी के अंदर कौन सी हलचलें चल रही है, विद इन द अर्थ के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो हलचलें चलती हैं, जो ठहराव, जो कंपन, जो भूकंप और ये सब आते हैं, उनको हम वो बोलते हैं। तो ये पृथ्वी की हलचलें जिसमें लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज मतलब भूकंप, है ना, भूकंप हुआ, और भूस्खलन हो गया, है ना, भूस्खलन, फिर ज्वालामुखी, ये आ जाती है इस तरह की हलचलें, प्लेट टेक्टोनिक, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के मूवमेंट्स पे, है ना, पृथ्वी की गतिविधियाँ अर्थ मूवमेंट्स पे, जिसमें हम जो खास बल हैं क्या होते हैं, किससे प्रभाव होते हैं। तो भूगर्भिक हलचलें जो गतिविधियाँ होती है वो ज़्यादातर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, 2 कौन कौन सी होती है? एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। ये तो होती है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं वापस हिंदी में भी आपको बताती हूँ कि ये हुए हमारे अंतर्जात बल, और ये हुए बाहिर्जात बल। कौन से? ये फोर्सेस है। गतिविधियों को हमने किस में ले लिया? फोर्सेस, जो मूवमेंट है हमारे उसके अंदर। ठीक है, तो अंतर्जात और बाहिर्जात। अंतर्जात जो बल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जैसा कि नाम बता रहा है आपको, अंतर यानी कि अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहाँ से आते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप देखोगे पृथ्वी के अंदर हलचलें, आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है तो आपने देखा ही होगा कि अंदर क्या है, आयरन और फेरस सबसे ज़्यादा द्रवित उसमें है। तो वो उसमें जो भी थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो वो कहाँ आता है? पृथ्वी के धरातल की ओर प्रभाव डालता है। तो अंतर्जात जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव बल होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिएटिव, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो कहाँ से आती है? अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। दूसरे होते हैं हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो कि बाहिर्जात, जैसा कि नाम बता रहा है आपको,
बाहिर्जात मतलब बाहर के बल, बाहर से। और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? धरातल पर। धरातल यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वो आप समझ ही गए होंगे कि वो कैसे होते हैं, इरोजन वाले, ये जो डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, वेयर एंड टेयर वाले। तो जैसे हवा, जलवायु, है ना, नदियाँ, ये इधर प्रभाव डालती है। और इसके अंदर जो इंटीरियर में होता है, इंटीरियर में अपने आ जाते हैं दो तरह के, एक तो स्लो और एक होता है सडन। स्लो और सडन यानी कि पटल विरूपणी, स्लो बहुत धीरे कार्य करते हैं, बहुत धीरे, पटल विरूपणी बोलते हैं इनको हम, है ना, पटल विरूपणी बल। और ये आते हैं सडन। सडन जो बल होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आकस्मिक, एकदम अचानक इफेक्ट करने लगते हैं। तो आकस्मिक ये हो गए हमारे आकस्मिक। समझ आ रहा है बच्चों? ये आकस्मिक कार्य करते हैं। और ये स्लो कार्य करते हैं, जिसको डायस्ट्रोफिज्म, और यानी कि बहुत धीरे धीरे कार्य करने वाले जो बल होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अंदर पृथ्वी के अंदर इंटीरियर में काम होता रहता है। जैसे दो स्लाइड्स हैं, आपस में मिल रही है, कुछ निर्गमन हो रहा है, कुछ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं नया तैयार हो रहा है तो कहीं कुछ टूट रहा है, पुराना टूट रहा है। ठीक है, तो एक इसमें भी अपन ये लेते हैं कि स्लो में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है बल, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होता है। आगे आपको समझ आ रहा है बेटा? तो वर्टिकल तो होगा देशजनक होता है, वर्टिकल महादेशजनक। इसमें हमारे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ये किस डायरेक्शन में काम करता है? लंबवत वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिजिक दिशा में। तो लंबवत में आप देखोगे महादेशजनक, इसमें कॉन्टिनेंट्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे कि ज़्यादातर कौन कौन से निर्माण होते हैं? पर्वत निर्माणकारी कार्य होते हैं, जिनको हम टेंशन से और उनसे कार्य होते हैं ना, तो इस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? लंबा और क्षैतिजिक कार्य। तो माउंटेन बिल्डिंग ये इसमें आ जाए। इधर महादेशजनक, ये वाला महादेशजनक होता है, और दूसरा वाला होता है पर्वत निर्माणकारी। इसको हम बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें माउंटेन्स आदि बनते हैं। ठीक है, अब आता है आकस्मिक, सडन। आकस्मिक में आप कौन कौन से बल लेते हैं? ज़्यादातर वो बल जो सडनली कार्य करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर आपने देखा कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती है। इस मोल्टन लावा से क्या होता है, उसमें जहाँ भी थोड़ी बहुत हलचल होगी और हिलेगा तो वो ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर की ओर आकर के वो पृथ्वी के सरफेस पे अपना प्रभाव डालेगा। तो लैंडस्लाइड, भूकंप और भूस्खलन, फिर ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये इस वाले उसमें आते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा आता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक में तो आपको पता ही है, नदियाँ है, नदी का कार्य है, फिर हवा है ना, और इस तरह के जो ऊपरी बनने वाले हैं, जिनसे हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि जो पर्वत होगा वो धीरे धीरे हवा के इरोजन से क्या बन जाएगा? पठार बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। तो ये कार्य हो जाते हैं। और इस तरह से अपने ये बेसिक दो एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, यानी कि अंतर्जात और ये बाहरजात दोनों बल हैं। अब इसके अगली वाली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इनको हम और भी डिटेल से
इन फोर्सेस को पढ़ेंगे, इंटीरियर उसमें और एक्सटर्नल उसमें। तो तब तक के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको देखें और आपको नहीं समझ में आए उसके लिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। जहाँ भी आपको लगेगा मैं आपके लिए तैयार हूँ कि पढ़ा सकूँ आपको। आपका नॉलेज, आपकी जो अपडेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अतः आप लोग इस वीडियो को देख के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ें। कहीं भी कोई दिक्कत है हम आपको समझाने के लिए, आपकी क्वेरीज़ को पूरा करने के लिए थैंक यू।